तो एपिसोड की अब हम शुरुआत करते हैं आज की कहानियों के साथ। ब्रेजा, जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम चलाएंगे, इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके शक्ल और सूरत के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। जैसा कि परिवार में किसी भी नए बच्चे के आने पर हम उसके चेहरे पे बुआ, मामा, चाचा की छाप देखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बहुत से लोग हर नई गाड़ी में उस तरह के इंस्पिरेशन या डिज़ाइन क्यूज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो जाहिर सी बात है, वो हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है, लेकिन वो हमारा पर्सनल भी होता है। हो सकता है कि आपको जो अच्छा लगे वो मुझे अच्छा ना लगे, और मेरे लुक और बाकी के बारे में जो आइडियाज़ हैं डिज़ाइन के बारे में, हो सकता है कि आपको वैसे सही ना लगे। लेकिन मुझे कैसी लग रही है गाड़ी, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी एसयूवी जैसी होनी चाहिए, वो एक पूरा इसका आउटलुक आ रहा है। जो वक्त मैंने इसके साथ गुजारा है, जो पहली नज़र में गाड़ी मुझे महसूस करा रही है, वो ये कि छोटी गाड़ी है, छोटी एसयूवी जैसी गाड़ी है। कोई एसयूवी बनने की कोशिश नहीं है, एक अच्छी सी मुकम्मल एसयूवी वाला डिज़ाइन है। हालांकि आकार छोटा है, बहुत ज़्यादा हाइट और बिल्ट बहुत ज़्यादा छोटा आपको लगेगा नहीं। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत हद तक मुझे जापानीज़ फील और इंस्पिरेशन नज़र आता है। यहाँ पर लगता है कि हाँ, ये जापानी एक गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा कर्व के साथ नहीं आ रही है, एंगुलर ज़्यादा है। और जिस तरीके से एक बोल्ड बैजिंग यहाँ दिया गया है, फ्रंट ग्रिल जिस तरीके से दो हिस्सों में आप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुल मिलाकर आकर्षक है, कंटेम्प्रेरी है। बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि क्रांतिकारी नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि आप आकर्षित ज़रूर होंगे इसके अगले हिस्से को देख के। पिछले हिस्से के ऊपर अब नज़र डालते हैं, और अब पिछले हिस्से में हम अगर देखें तो यहाँ बहुत कुछ नयापन आपको नज़र नहीं आएगा। कुल मिलाकर वही डिज़ाइन क्यूज़, वही फ़िलॉसफ़ी दिखाई देगी जो आमतौर पर सुजुकी गाड़ियों में हमने देखा है। तो यहाँ पर बहुत क्रांतिकारी नहीं है, आकर्षक ठीक ठाक सी पैकेजिंग लगेगी। तो पिछले हिस्से में शायद उतना नयापन आपको न लगे, लेकिन एक हिस्सा ज़रूर है जो कि मुझे ख़ास आकर्षक लग रहा है, और शायद इन मधुमक्खियों को भी लग रहा है। वो हिस्सा इसका फ्लोटिंग रूफ लाइन था। हालांकि इसमें एक समस्या छोटी सी ये है कि अगर आप आकर्षित हुए थे इसके डुअल टोन को देखते हुए, जो ऑटो एक्सपो के दौरान अगर आपने देखा हो, इसको जब पेश किया गया था पहली बार, वो केवल टॉप एंड में ही मौजूद है। तो वो एक छोटी सी समस्या है। मुझे समझ नहीं आया कि ये थोड़े केवल टॉप एंड में ना देके उससे निचले वेरिएंट्स में भी अगर कंपनी देती तो और ज़्यादा मामला आकर्षक रहता, क्योंकि ये जो फील है, दो टोन का जो कलर दिया गया है, वो काफ़ी स्पोर्टी से बनाता ज़रूर है बाहर से देखने पर, आकर्षक काफ़ी बनाता है, लेकिन जैसा हमने कहा केवल टॉप एंड में। अब अंदर बैठकर देखते हैं कि माहौल क्या है, क्या सब फीचर्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ इस नई विटारा ब्रेजा के अंदर मैं बैठा हूँ, और बैठते ही एक चीज़ महसूस हो रही है कि हाँ, नयापन है, यहाँ पर फ्रेशनेस आपको फील होगी, और मिनिमलिस्टिक भी लगेगा। यानी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के साथ खेल नहीं किया गया है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, तो साफ़ सुथरी सी चीज़ आपको देखने को सामने मिलेगी। यहाँ सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग को देखूँ, स्टीयरिंग मुझे छोटा लग रहा है, स्पोर्टी लग रहा है। जब मैंने इसे चलाया तो जिस तरीके से हैंडल कर रहा था, ये सुविधाजनक भी है, और इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। और इसके अलावा जो आप यहाँ पर फीचर्स देख रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोल हैं, चाहे आप मल्टीमीडिया कंट्रोल को देखें, क्रूज़ कंट्रोल के यहाँ पर स्विचेस देखें, या फिर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के ये सारे अलग से नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रैक्टिकल भी हैं। इसके अलावा ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो मैं यहाँ पर चाबी मेरी जेब में है, और यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो मैं उसे दबाता हूँ और ये गाड़ी स्टार्ट हुई। और उसके बाद यहाँ आप मल्टीमीडिया डिस्प्ले अगर देखें तो यहाँ अच्छा सा आकर्षक साफ़ सुथरा सा कुल मिलाकर डिस्प्ले आ रहा है। और मैं इसे म्यूट करता हूँ। फ़िलहाल बेसिक सी जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिल रही हैं, चाहे आप म्यूज़िक का सुनना चाहते हैं, फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हैं, स्मार्टफोन लिंक्ड यहाँ पर है कि नहीं ये बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर नेविगेशन डिवाइस, इन चारों ऑप्शंस में से आप यहाँ फ़िलहाल चुन सकते हैं। अब उससे नीचे में अगर हम नज़र डालें तो यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल आपको नज़र आता है, और स्विचेस नॉब्स आकर्षक तरीके से बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ यहाँ पर समेट कर दिए गए हैं। नीचे ऑक्स इन और USB कनेक्शन के लिए आपको पॉइंट दिया गया है, और एक चार्जिंग पॉइंट या पावर पॉइंट भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। गियर शिफ्ट के ऊपर अगर नज़र डालें, छोटा सा है, प्यारा सा, और स्पोर्टी भी इसे बनाता है। अब यहाँ प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करें तो एक कंपार्टमेंट यहाँ है, यहाँ पर सामान रख सकते हैं। यहाँ पर कंपार्टमेंट बनता है, एयरबैग नहीं है, लेकिन यहाँ पर एयरबैग है, आप देख सकते हैं एयरबैग है, और एक कंपार्टमेंट नीचे भी खुलता है। तो जैसा मैंने कहा कि मिनिमलिस्टिक है, तो इन सब जानकारियों के साथ यहाँ पर अगले सीट पर कहानी
मोटे तौर पर ख़त्म हो जाती है। मुझे आरामदेह और एक्सेसिबल सारी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं और डिज़ाइन और लेआउट के हिसाब से मुझे आकर्षक भी लग रही है। तो अंदर बैठ के मुझे माहौल अच्छा लग रहा है। जितनी ज़रूरत इस सेगमेंट की गाड़ियों में हो सकती है वो लगभग मेरी पूरी हो रही है। पिछले सीट पर हो रही हैं कि नहीं, अब देखते हैं। तो साहब यहाँ पर हम अगली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर चुके हैं। पिछली सीट पर मैं बैठा हूँ और हेडरेस्ट को मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ क्योंकि वो थोड़े मेरे पीठ में दिक्कत दे रहा है। मुझे आरामदेह ये आर्म रेस्ट और ये सीट लग रही है। थाई सपोर्ट बहुत लंबा आगे तक नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक सा है। और इस सीट के पीछे भी ग्रूव सा बनाया गया है जिससे कि आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिले, जो यहाँ पर मेरी हाइट जो 6.25 फीट है उसके लिए थोड़ी कम लगेगी, लेकिन आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए मेरे हिसाब से ठीक है। हेडरूम भी है और आपको बैक सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है। तो यहाँ 4 लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी गाड़ी यहाँ पर मुझे शहरी गाड़ी जगह के हिसाब से नज़र आ रही है। बाकी अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर और कोई फ़ीचर आपको या फिर यहाँ रियर एसी वेंट जो कि टॉप एंड है बावजूद इसके आपको नहीं मिलेगा। एक हुक मिल रहा है हल्के बैग्स वगैरह या कोट आपके टांगने के लिए, लेकिन उसके अलावा आपको फ़ीचर्स यहाँ नहीं मिल पा रहा है। सीट्स के बारे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से और ज़्यादा थोड़ी कुशनी सीट की मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी फंक्शनल और प्रैक्टिकल से सीट है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप इसमें लग्जरी की उम्मीद इस सीट से ना करें। इसमें स्पेस को भी बचाने की कोशिश इसके साथ की गई है। काफ़ी पतले लेकिन ठीक ठाक सही सीट है। मुझे थोड़ी सी और कुशनी सीट्स होती तो शायद और मज़ेदार इसकी सीटिंग होती। चलिए, तो यहाँ पर अब इस बूट स्पेस की मैं बात करूँ, ठीक है, ये बुरी जगह आपको नहीं मिल रही है, ठीक ठाक सी जगह मिल रही है। जिस छोटे सेगमेंट की एसयूवीज़ में हाल फिलहाल में हमने देखा है जगह की गुंजाइश कम रहती है, तो यहाँ पर ब्रेज़ा आपको निराश नहीं करेगी। किसी बड़ी हैचबैक से थोड़ी सी ज़्यादा ही आपको जगह इसमें मिल रही है। कुल मिलाकर मैं कहूँ जगह, फीचर्स, स्पेस, डिज़ाइन, लेआउट के हिसाब से गाड़ी अंदर से तो काफ़ी मज़ेदार है, बाहर से भी कंटेम्प्रेरी और आकर्षक लग रही है। चलाने में कैसी है अब वही जानते हैं। और अब विटारा ब्रेज़ा की ड्राइव शुरू करने से पहले एक नज़र इसके इंजन आंकड़ों के ऊपर डाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें मात्र डीजल इंजन का विकल्प भी फिलहाल दिया गया है। हाल फिलहाल में डीजल को लेकर जितनी चर्चा है, जितना हंगामा चल रहा है, जितनी पॉलिटिकल बहस चल रही है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट फ्यूल भी माना जाता है, लेकिन खैर कंपनी ने इसे फिलहाल डीजल अवतार में उतारा है और थोड़े दिनों में कहा जा रहा है कि पेट्रोल अवतार भी आ जाएगा इसका, देखते हैं। लेकिन इन आंकड़ों के ऊपर आप नजर डालिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये आंकड़े दरअसल सड़कों के ऊपर कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो अब इस विटारा ब्रेज़ा को ड्राइव करना मैं शुरू कर चुका हूं। सबसे पहली चीज़ जो महसूस मैंने की वो ये कि अगर गाड़ियों की भीड़ में आप इसे चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, फिर गियर बार बार बदलना आपको पड़ेगा। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि 1500 आरपीएम से नीचे जो टॉर्क है वो आपको थोड़ा सा कम ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके बाद जो ये भागती है बहुत ही मस्त तरीके से भागती है, जिसे अंग्रेज़ी में टेम्परामेंटल कहते हैं। बड़ी मज़ेदार तरीके से ये भागती है। उस मामले में ड्राइव ये आपको मज़ेदार देगी। हैंडलिंग की अगर बात करें तो मारुति कभी भी ऐसी गाड़ियां नहीं बनाती है जो अपनी हैंडलिंग या ज़बरदस्त पकड़ या स्पोर्ट्स कार की तरह बिहेवियर के लिए जानी जाती हो। तो ऐसे में आपको एक अच्छा बैलेंस ज़रूर मिलेगा। यह है कि 120 की रफ्तार पकड़ने के बाद उसके ऊपर जाने में काफ़ी वक्त लगेगी, वहाँ से ऊपर जाने में थोड़ी समस्या है, लेकिन यह है कि उस स्पीड पर भी आपको हैंडलिंग इसकी पकड़ आपको अच्छी लगेगी।
जब आप मोड़ते हैं, तेज़ रफ्तार में मोड़ते हैं, तो फिर थोड़ा बॉडी रोल आपको महसूस होगा। और मैं वही कहूँगा कि ये जो मारुति की गाड़ी है, आप उससे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि एक स्पोर्ट्स कार की तरह वो बिहेव करे आमतौर पर। तो यहाँ ये मैं कह सकता हूँ कि अपने सेगमेंट में हैंडलिंग के हिसाब से हो सकता है कि दूसरे या तीसरे पायदान पर ये आए, लेकिन जो फ़न है उसमें टॉप पे ज़रूर ये मुझे लग रही है, ड्राइविंग के फ़न के हिसाब से। तो अब विटारा ब्रेज़ा की कहानी को ख़त्म करने से पहले कुछ कमियों और खूबियों के बारे में बात मैं कर लूँ। पहले कमियों की बात करूँ तो शुरुआती आरपीएम पर थोड़ा सा और टॉर्क अगर होता तो शहरी ट्रैफिक में और ज़्यादा ये आरामदेह ड्राइव रहती। सीट्स मुझे थोड़े से और आरामदेह सीट्स की उम्मीद थी, खासकर तब जब ये एक टॉप एंड वेरिएंट है जिसको मैं चला रहा हूँ। तीसरी कमी टॉप एंड से जुड़ी है, ये डुअल टोन। मुझे लगता है कि अगर कुछ निचले वेरिएंट्स में भी आता तो ग्राहकों को विकल्प मिलता, अच्छा मिलता, और वो मिलना भी चाहिए था। ये मुझे इसका सेंस मुझे समझ नहीं आया कि क्यों केवल टॉप एंड में ये डुअल टोन रखा है, जो कि काफ़ी आकर्षक इसका फीचर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा जो मैं बात करूं इसके फीचर्स और स्विचेस, मुझे थोड़े से लैगिंग, थोड़े से रिस्पांस में थोड़ा सा वक्त लेते हुए महसूस हुए, या फिर इस्तेमाल करना बहुत आसान मुझे इनको अभी नहीं लगा जो शुरुआती मेरा इंटरेक्शन इस गाड़ी के साथ रहा। एक और कमी जो मुझे महसूस हुई वो ये कि पेट्रोल वेरिएंट नहीं है, और बहुत से ग्राहक पेट्रोल वेरिएंट खोज रहे हैं। वो सीरियसली खोज रहे हैं, केवल इस वजह से नहीं क्योंकि डीजल बदनाम है, क्योंकि वो वाकई सोच रहे हैं कि हाँ पेट्रोल ही उनके लिए प्रैक्टिकल होगा। तो उसकी कमी फ़िलहाल मुझे महसूस हुई है इस विटारा ब्रेज़ा की कहानी में। खूबियों की अगर बात करें तो इसकी कीमत मुझे काफ़ी अच्छा ये पैकेज लगी है। साइज़ और इसका लेआउट, डिज़ाइन जो है, कुल मिलाकर मुझे काफ़ी कंटेम्प्रेरी और आकर्षक लग रहा है। और फिर वापस ड्राइव की बात करूं तो शुरुआती आरपीएम पर जो मुझे कमी लगती है, वहीं ऊंचे आरपीएम पर वो इसकी खूबी हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार ये ड्राइव हो जाती है जब ये 1500 या 2000 आरपीएम के बाद जाती है, और वहाँ पर अपने कम वज़न, अपने हल्के होने की वजह से मुझे ये लगता है कि ये छोटी एसयूवी में, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में स्पोर्टी ज़्यादा है, यूटिलिटी व्हीकल आपको कम लगेगी, या यूटिलिटी वाला पार्ट आपको कम महसूस होगा, स्पोर्टी वाला पार्ट ज़्यादा महसूस होगा। और वो मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा मज़ेदार शहरी ड्राइव ज़रूर बनाता है। तो विटारा ब्रेज़ा उस हिसाब से रोमांचक ड्राइव बनती है। अगर आप इको स्पोर्ट से बोर हो गए हों, डस्टर की तरफ नहीं जाना चाहते हों, टिरानो आपको महंगी लग रही हो, तो फिर ऐसे ग्राहकों के लिए विटारा ब्रेज़ा है। वहीं अगर आप स्विफ्ट, बलिनो वगैरह से अपग्रेड करना चाहते हैं या इस तरह के लोडेड हैचबैक से, तो भी विटारा ब्रेज़ा आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।